हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गौर से सीखो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द लाइफ प्रोसेस का सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? हमने बात करी थी न्यूट्रिशन की और उसमें था कि बाहर से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को लेकर आपने ब्रेक डाउन करा इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस और उन सिंपलर सब्सटेंसेस के तीन मेजर रोल थे। एक था एनर्जी देना, एक था ग्रोथ के लिए और एक है रिपेयर के लिए। एनर्जी वाला जो कंपोनेंट है वो एनर्जी डिराइव कैसे होती है वो पढ़ेंगे इस टॉपिक में जो है रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस बेसिकली एनर्जी डिराइव करना है फ्रॉम द सिंपल कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड आफ्टर न्यूट्रिशन। आमतौर पर जब हम वर्ड रेस्पिरेशन सुनते हैं तो इसको मिक्सअप कर देते हैं विद ब्रीदिंग। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन जो है वो इंटर रिलेटेड है, लेकिन ब्रीदिंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ब्रीदिंग होता है सिंपल फिजिकल प्रोसेस जिसके अंदर सांस अंदर ली जाती है और छोड़ी जाती है। सो इट हैज़ अ 2-step प्रोसेस विच इज़ इनहेलेशन टेकिंग इन ऑफ एयर, एक्सहेलेशन ब्रीदिंग आउट ऑफ एयर। सो ये एक फिजिकल प्रोसेस है, नोज और लंग्स से कनेक्टेड है आपकी और सिंपल एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है। रेस्पिरेशन एक वाइडर टर्म इसलिए है क्योंकि वो बेसिकली है ब्रेक डाउन ऑफ द सिंपल मॉलिक्यूल टू डिराइव एनर्जी। ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है और एक केमिकल चेंज हो रहा है। ग्लूकोज जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स बना रहा है और एनर्जी रिलीज कर रहा है और ये सेल्यूलर लेवल पे होता है, मतलब हर सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है टू रिलीज एनर्जी। सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन है ब्रेक डाउन होना और ब्रेक डाउन दो कंडीशंस में होता है। उसको समझने के लिए दो एक्टिविटीज़ हैं आपकी बुक में दी हुई। सबसे पहले आपको कहा गया है फर्स्ट एक्टिविटी में कि 2 टेस्ट ट्यूब्स लो, उनमें लाइम वाटर डालो। लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब लाइम वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाती है तो वो मिल्की हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, और वो कैल्शियम कार्बोनेट वाइट कलर दे रहा है सोल्यूशन को। सो 2 टेस्ट ट्यूब्स ए और बी ले लो। ए के अंदर यू ब्लो इन कार्बन डाइऑक्साइड, मुंह से निकालो सांस को और उसमें ब्लो करो। ठीक है। दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर एक पिचकारी के अंदर हवा है, खाली पिचकारी, उससे हवा पंप करते रहो। आप नोटिस करोगे कि दोनों केसेस में लाइम वाटर मिल्की होगा, लेकिन जब आप मुंह से बाहर निकाल रहे हैं सांस, वो जल्दी होगा उस टेस्ट ट्यूब में, दूसरी में स्लो होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप सांस बाहर निकालते हो वो रिच है कार्बन डाइऑक्साइड में, उसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की, इसलिए इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की वेरी क्विकली। जबकि जो आप पिचकारी से दे रहे हो उसमें आपको पता है एयर के अंदर हार्डली 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो प्रोसेस थोड़ा स्लो होगा। लेकिन दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से लाइम वाटर विल टर्न मिल्की। दूसरी एक्टिविटी है, उसके अंदर आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें शुगर सोल्यूशन डालना है। ठीक है। और फिर उसके अंदर ईस्ट डालनी है। ईस्ट होती है एक टाइप की फंजाइस, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, वो शुगर पे फीड करती है। आपने केक वगैरह में सुना होगा कि ईस्ट डालते हैं या ब्रेड बनाने के लिए डालते हैं, तो उससे ब्रेड फूलती है। क्यों फूलती है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। सो आप टेस्ट ट्यूब लो, उसमें शुगर सोल्यूशन डालो, उसमें ईस्ट डालो, कॉक से उसका ढक्कन बंद करो, उस कॉक के थ्रू एक पाइप दूसरी टेस्ट ट्यूब में डालो जिसमें लाइम वाटर है। सो जो भी प्रोडक्शन इधर होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, वो दूसरे टेस्ट ट्यूब में जा रही है। आप देखोगे थोड़ी देर में फिर से टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर विल टर्न मिल्की, मतलब ईस्ट ने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। सो ये दोनों एक्टिविटीज़ आपको बता रही है द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। वन इज़ एरोबिक, जिसमें ऑक्सीजन का रोल है। कैसे है? क्योंकि जब आप ब्रीथ करके बाहर निकाल रहे हो तो ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हो। ठीक है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ। ईस्ट के केस में ऑक्सीजन आपने पहले ही ब्लॉक कर दिया ऊपर से, और ईस्ट जो है वो बना रही है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। सो मेजर डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक and anaerobic respiration are aerobic is in the presence of oxygen, anaerobic is in the absence of oxygen. Aerobic जो respiration है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं बाय प्रोडक्ट्स। एनाएरोबिक में बनता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत एनर्जी रिलीज होती है, एनाएरोबिक में कम होती है। इसको हम आगे पढ़ेंगे और इसके एग्जाम्पल है एरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट और फर्मेंटेशन यू कैन से। सो एरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स में होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी हम में होता है। और वो कौन सी कंडीशन है?
आपने देखा होगा जब आप बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज करें, बहुत देर तक चलें, लोग यात्रा पे जाकर आते हैं तो कहते हैं हमारे काफ्स मसल्स में जो है पेन हो रहा है ना, या बहुत एक्सरसाइज करने के बाद पेन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी मेटाबॉलिज्म है वो सारा ऑक्सीजन से हो रहा है, लेकिन जब आप बहुत जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करते हैं तो बेचारा हार्ट जो है ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाता सब पार्ट्स में, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लेकिन एनर्जी तो चाहिए। सो बॉडी रिसोर्ट्स टू, या बॉडी क्या करती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। लेकिन हमारे केस में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाती, वो एक नया प्रोडक्ट बनाती है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की वजह से हमें पेन होता है, और जैसे ही बॉडी रेस्ट करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई वापस होती है, तो ये लैक्टिक एसिड फिर से ख़त्म हो जाता है और पेन रिलीफ हो जाता है। अब हम समझते हैं ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। इस जो 3 चीज़ें बनी उसका कैसे होता है कि पहला स्टेप जो है ग्लूकोज का, वो हमेशा ब्रेकडाउन करता है इनटू 3 कार्बन कंपाउंड, जिसे बोलते हैं पायरूवेट। ग्लूकोज 6 कार्बन है, C6H12O6। जब ये फर्स्ट स्टेप ब्रेक डाउन करता है तो बनाता है 3 कार्बन कंपाउंड। ये हो रहा है सेल्यूलर लेवल पे, और ये हो रहा है इन द साइटोप्लाज्म, जो लिक्विड पार्ट होता है सेल का, उसमें हो रहा है। ये सब में कॉमन है, बी इट द एरोबिक रेस्पिरेशन और द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये हो रहा है साइटोप्लाज्म में, और इसमें 2 ATP निकल रहे हैं। ATP इज अ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, और ये हम आगे डिस्कस करते हैं अभी इस टॉपिक को करके। यहाँ तक कॉमन। फिर 3 फेट हो सकते हैं इस पायरूवेट मॉलिक्यूल के। अगर तो बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, जैसे फर्मेंटेशन हो रही है ईस्ट की, उसके अंदर ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अगर लिमिटेड ऑक्सीजन है, जैसे हम जब वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं उसमें, तो ये लैक्टिक एसिड बनाएगा। और अगर पूरी ऑक्सीजन मिल रही है तो इट विल फाइनली ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पहली 2 जो हैं, ब्रेक डाउन फर्मेंटेशन वाला या लैक्टिक एसिड वाला, ये दोनों भी साइटोप्लाज्म में होता है और इसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं रिलीज होती है। लेकिन जो एरोबिक ब्रेकडाउन है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, वो हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया एक और ऑर्गेनेल है, आपने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसमें डिफरेंट ऑर्गेनेल्स पढ़े हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन फाइनली होती है, जिसमें पायरूवेट विल ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ATP क्या है? ATP बेसिकली होता है एनर्जी करेंसी। जैसे आपके पास पैसे होते हैं खर्च करने के लिए, या आप सेलफोन की बैटरी देखो, फुली चार्ज्ड है, जब आपने यूज़ करना चाहा उसमें से चार्ज लिया और बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होगी। हमारे ब्लड के अंदर ADP होता है इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन एक कंपाउंड है, उसमें 2 फॉस्फरस जुड़े हुए हैं, सो इट इज़ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आयनिक फॉर्म में फॉस्फेट ब्लड में होता है। जब सेल एनर्जी बनाता है, सो ये ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फरस ज्वाइन कर जाते हैं, एक तरीके से बैटरी रिचार्ज हो गई और ATP बन गया। और जहाँ एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो रही हैं हमारी बॉडी में, जिन रिएक्शंस को एनर्जी चाहिए होने के लिए, वो इस ATP को ब्रेक डाउन करते हैं, एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन में 3 फॉस्फेट। ATP एनर्जी सोर्स है, ब्रेक डाउन करके ADP बनता है, ADP में फॉस्फोरस जुड़ के फिर ATP बन जाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है और इस तरीके से एनर्जी जो है स्टोर होती रहती है और यूज़ होती रहती है। अब बात करते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन की डिटेल्स में, कि इसको प्रोसेस को होने के लिए ऑक्सीजन कैसे मिलती है और कैसे यूज़ होती है। देखो, 2 मेजर कैटेगरीज जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हैं, उनमें है प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स के अंदर बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। हम ऑलरेडी लीफ का स्ट्रक्चर के बारे में बात कर चुके हैं, और बात कर चुके हैं कि लीफ के अंदर गैसेस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटास होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं जो गार्ड सेल से खुलते और बंद होते हैं। यस, सो अब ये कैसे लेते हैं? ये ऐसे लेते हैं कि दिन के टाइम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, स्टोमेटा खुले हुए हैं, प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। प्लांट रिस्पायर भी कर रहा है, प्लांट अपनी जो है ग्लूकोज को तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना रहा है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ कर रहा है, और फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन निकल रही है वो बाहर दे रहा है। सो ड्यूरिंग द डे ऑक्सीजन इज मेजरली गिवन आउट। रात में क्या होता है, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, ऑक्सीजन नहीं बन रहा, लेकिन प्लांट तो रिस्पायर कर रहा है ना, ये तो है नहीं कि रात को सांस लेना छोड़ देगा प्लांट। सो रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, उसमें ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि ड्यूरिंग द डे विच इज़ द मेजर गैस विच इज़ गिवन आउट बाय प्लांट, सो इट इज़ ऑक्सीजन, एंड ड्यूरिंग द नाइट विच इज़ द मेजर गैस गिवन बाय द प्लांट, इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ
इसके अंदर डिफ्यूजन से काम चल जाता है। डिफ्यूजन मतलब आपका मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है एक सेल में, दूसरा कम है, सेल टू सेल आगे से आगे बढ़ता जाता है। ठीक है। एनिमल्स जो दूसरे हैं ऑन लैंड जैसे कि ह्यूमन बींग्स, इनका मैकेनिज्म डिफरेंट है। इनके लिए प्रॉपर एक चैनल बनाया गया है जिससे हवा अंदर जाए बॉडी के, कहीं कुछ एक्सचेंज का चीज़ मिल जाए, वही डिफ्यूजन प्रोसेस हो जाए, ऐसा कुछ पतला सा हो जाए और उसके बाद बाकी सेल्स तक चला जाए ट्रांसपोर्ट होके। सो अब हम डिटेल में बात करेंगे अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेशन, क्या स्टेप्स हैं, कैसे होता है, इसके बारे में। ह्यूमन रेस्पिरेशन को समझने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि हम समझें कि चैनल क्या है, कैसे जाती है हवा अंदर। आप नाक देखो, नाक के नीचे दोनों छेद है जिन्हें नॉस्ट्रिल बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद नाक से लेकर यहाँ गले के ऊपर तक एक पैसेज है, खाली जगह है। नाक से लेकर वहाँ तक हवा हम सक करते हैं। ठीक है। फिर जहाँ पे हमारा गला स्टार्ट होता है वहाँ पर आ जाती है विंड पाइप। विंड मतलब हवा, पाइप मतलब आपको पता ही पैसेज एक। इस विंड पाइप को टर्म दिया गया है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होती है वो कार्टिलेज की बनी होती है। ठीक है। कार्टिलेज की क्यों बनी होती है? अगर सिंपल सी पाइप है तो जितनी बार हवा आएगी जाएगी ये कोलैप्स कर सकती है। सो कार्टिलेज इसको हार्ड रखता है। कार्टिलेज क्या होता है? जैसे हमारे कान में होता है, यहाँ पे ये मटेरियल बोनी नहीं है, नाक में होता है, ये मटेरियल हमारी कार्टिलेज इसको नीचे तक जाती है टिल द लंग्स। 2 लंग्स हैं, दोनों लंग्स में जाके ये ट्रैकिया डिवाइड कर जाती है। जो वो डिवाइड करके जो आपको आगे पाइप सा दिख रहा है, विंड पाइप के पार्ट्स, तो उनको बोलते हैं ब्रोंकाई। एक ब्रोंकस, 2 ब्रोंकाई। ठीक है। जैसे रेडियस रेडियाई, वैसे ब्रोंकस ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फिर जाके जैसे पेड़ की शाखाएं हो जाती है ना, ब्रांचेस ऐसे स्प्रेड आउट, ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती हैं उस ब्रोंकाई की भी, छोटी 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 छोटी। देखो, सबसे मोटी ट्रैकिया, फिर थोड़ी पतली ब्रोंकाइज, फिर उससे और पतली, उनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और हर ब्रोंक्यूल के एंड में अंगूर के गुच्छे की तरह एक चीज़ होती है जिनको बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलस सिंगुलर एक ग्लोब्यूल, एल्वियोलाई मल्टीपल। और ये बहुत एल्वियोलाई होते हैं बॉडी के अंदर। इनफैक्ट अगर उस एल्वियोलाई की शीट को फैला के बिछाया जाए तो 80 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर लेते हैं। 80 मीटर स्क्वायर होता है 10 बाय 8 का मीटर का कमरा, उतना कारपेट एरिया सोचो, और वो सब गुज करके हमारी लंग में फिट किया हुआ है। ये जो एल्वियोलस है ये सिंगल मेम्ब्रेन का होता है, सिंगल सेल लाइनिंग का होता है, इतना पतला होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो सांस अंदर गई, ट्रैवल करके इस एंड तक गई और सरफेस एरिया बढ़ गया, वहाँ वो ब्लड से एक्सचेंज होगी। और ये ब्लड कहाँ से आएगा? हर एल्वियोलस के ऊपर बहुत डेंस नेटवर्क होता है कैपिलरीज का। ब्लड कैपिलरीज भी सिंगल लेयर है। सो अल्टीमेटली डिफ्यूजन ही हो रहा है इस लेवल पे, और ब्लड से भी जब सेल तक जाएगा वहाँ भी डिफ्यूजन होगा। बट क्योंकि प्रॉपर चैनल चाहिए इसलिए पूरी फिटिंग है अंदर। अब जब आपने सांस लिया तो प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है? सांस हम लेते कैसे? सांस हम ऐसे लेते हैं कि चेस्ट की जो रिब केज है ये आगे को चेस्ट एक्सटेंड करता है, और हमारे चेस्ट और एब्डोमेन की सेपरेशन होती है बहुत स्ट्रॉन्ग मस्कुलर चीज़ से, जिसे बोलते हैं डायाफ्राम। सो ये डायाफ्राम हमारे चेस्ट और एब्डोमेन को सेपरेट रखता है। जब ये डायाफ्राम तो ऐसे पड़ा हुआ है, जब ये मतलब इस तरीके से, ठीक है, जब ये फ्लैट होगा तो जगह बनेगी तो लंग्स जो है एक्सपैंड करेंगी, और एक्सपैंड करेंगी तो सक्शन क्रिएट होगा और हम सांस अंदर लेंगे। जब ये डायाफ्राम वापस ऊपर को होगा, ठीक है, सो लंग्स जो है प्रेस हो जाएंगी, थोड़ी कंप्रेस होंगी और हवा बाहर निकल जाएगी। सो डायाफ्राम का मूवमेंट हेल्प्स इन द एक्सपेंशन and again compression of the lungs, and this causes the breathing. So once the air is inside, और air जो है वो blood में हम कह रहे हैं एक्सचेंज हो रही है वगैरह, ये प्रोसेस चलता कैसे है? ब्लड जो है वो बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, वो सेल्स के पास जाएगा। सपोज करो हमने अभी ब्रीथ करा, कैपिलरीज में ऑक्सीजन, जो लंग है उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, कैपिलरीज में कम है, ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाएगी इन दैट ब्लड। और जो कैपिलरीज में ब्लड आया हुआ है वो बॉडी से ही आया हुआ है वापस मुड़ के, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड कम है, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलस में आ जाएगी। ठीक है। सो अब ब्लड ऑक्सीजन रिच हो गया है, इस ब्लड को ऑक्सीजन को लेके जाना है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। कैसे ले जाएगा? पानी में तो इतनी जल्दी डिजॉल्व नहीं होती। सो हमें एक वो दिया गया है पिगमेंट जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन।
ये 2 चीज़ों से बना है। हीम है आयरन का पार्ट, आयरन, ठीक है, रिच, आयरन रिच, और ग्लोबुलिन मतलब प्रोटीन। सो हीमोग्लोबिलिन एक पिगमेंट है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर मिलता है और इसीलिए उस सेल को रेड कलर देता है, क्योंकि आयरन का जो कलर है आप देखो तो रेड होता है, और रस्ट वगैरह का देखो, है ना। सो आयरन कंपाउंड है। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में मिलता है, एक पिगमेंट है जो जिसकी एफिनिटी का मतलब होता है उसकी किसी चीज़ के साथ चिपकने की कैपेसिटी, सो वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन फट मिल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है, तो वो डिसॉल्व होकर कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है। सो दोनों का कैरी करने का भी मैकेनिज्म डिफरेंट है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से और कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर मूव करता है विद ब्लड, और ब्लड जहाँ जहाँ जिस जिस सेल तक जाता है, आर्टरीज में, वेन्स में, फिर कैपिलरीज में, लास्ट में जाके सेल से ही डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज करता है। इस पूरे प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है कि जब हम लंग्स से बाहर निकाल रहे हैं हवा, तो पूरी हवा बाहर निकल के लंग्स में कुछ नहीं है। हमेशा लंग्स में एक रेजिडुअल वॉल्यूम रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि वही रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो डिफ्यूजन को अलाउ करता है। डिफ्यूजन मैटर ऑफ सेकेंड्स में नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। सो ये प्रोसेस बैक टू बैक ऐसे चलता रहता है कि लंग्स में कुछ हवा हमेशा रहती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप बहुत फोर्सफुली भी हवा बाहर निकाल लो तो भी लंग्स ऐसे कोलैप्स नहीं करती हैं, दे ऑलवेज हैव रेजिडुअल हेयर। बॉडी में जो भी चीज़ हमारे अंदर फिट करी गई है वो बहुत सेंसिटिव है, राइट, अंदर है, सेफ रखी गई है रिब केज में। इसमें जो हमारे नाक है इसके अंदर भी आप देखो तो बाल होते हैं। वो क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि कोई भी डस्ट पार्टिकल या अनवांटेड पार्टिकल्स लंग्स तक ना पहुँचे, नहीं तो इन्फेक्शन कॉज करेगी। सो जब भी हम देखो डस्ट में जाते हैं, तड़का लगता है तो एकदम से छींक मारते हैं, सो दैट फोर्सफुली हम उस चीज़ को बाहर निकाल दें, अंदर जाने ना दें। सो एक तरीके से ये फिल्टर है ना। जो लोग स्मोक करते हैं उनके धीरे धीरे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं उस स्मोकिंग के धुएं में वगैरह कि वो धीरे धीरे इन बालों को ख़त्म कर देते हैं, और इसीलिए जर्म्स वगैरह की जाने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। ऑल्सो वो जो केमिकल्स हैं वो लंग्स पे भी इम्पैक्ट करते हैं, एंड इवेंचुअली दे कैन बी अ कॉज ऑफ लंग कैंसर। So in this chapter, in this topic, we have particularly understood what is the difference between breathing and respiration. What is the role of respiration? How is it a biochemical process? How does it break down glucose? There are 3 ways in which that can be broken down. Or cell, different organisms, be it plants और एनिमल्स में टेरेस्ट्रियल या aquatic, ये कैसे लेट करते हैं इसका ब्रेकडाउन, कॉमन पाथवे क्या है, एनर्जी किसे करेंसी क्या होती है, एंड कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये सर्कुलेट होती है पूरे बॉडी में, कौन इसको कैरी करता है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक। नेक्स्ट वी विल डिस्कस ट्रांसपोर्टेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।